नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो तेजस MK1A प्रोग्राम को लेकर एक और पॉजिटिव अपडेट सामने आई है और रिपोर्ट के मुताबिक GE एयरोस्पेस ने HAL को 7वां F404 इंजन डिलीवर कर दिया है। तो पिछले 2 सालों से इंजन सप्लाई में हो रही डिले की वजह से तेजस MK1A प्रोडक्शन काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इंजन डिलीवरीज बढ़ रही हैं। अब 7वां इंजन आने के बाद HAL के पास और एयरक्राफ्ट कम्पीट करने का मौका मिलेगा और कंपनी पहले ही मल्टीपल प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश कर चुकी है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, ताकि जैसे जैसे नए इंजन मिलते जाएं एयरक्राफ्ट रोल आउट भी उसी स्पीड से बढ़ता रहे। तो तेजस MK1A इंडियन एयरफोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर प्रोग्राम में से एक है और इस वक्त HAL 48,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 83 तेजस MK1A फाइटर बना रही है। इसके अलावा 97 और एयरक्राफ्ट को भी गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुका है, जिसके बाद फ्यूचर में तेजस MK1A फ्लीट की टोटल स्ट्रेंथ 180 एयरक्राफ्ट तक पहुंच सकती है और यही वजह है कि F404 इंजन की रेगुलर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फाइटर एयरक्राफ्ट का रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बाकी सिस्टम पहले ही इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक इंजन नहीं आता तब तक एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक GE एयरोस्पेस ने भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी शुरू कर दी है और कंपनी का कहना है कि सप्लाई चेन इशूज़ को ग्रेजुअली रिजॉल्व किया जा रहा है और आने वाले समय में इंजन डिलीवरीज और फास्ट होंगी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो HAL भी हर साल ज़्यादा तेजस MK1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर सकता है। और अगली खबर की बात करें तो दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप हॉरस इनोवेशन ने अपना इंडिजिनस लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन विनाशक 60 अनवील किया है। ये ड्रोन स्पेशली डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और बैटलफील्ड के काफ़ी अंदर तक जाकर हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का रोल कितना बढ़ चुका है, ये यूक्रेन, रसिया और मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। इसी ट्रेंड को देखते हुए इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी एडवांस्ड ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन डेवलप कर रही हैं। तो विनाशक 60 को पेट्रोल पावर्ड इंटरनल कंबस्टन इंजन के साथ डेवलप किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन 550 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, 15 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है और एक बार लॉन्च होने के बाद लगभग 8 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 180 किलोमीटर पर आवर बताई गई है, जिससे ये काफ़ी दूर तक जाकर भी टारगेट इंगेज कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात इसका फुल्ली ऑटोनोमस ऑपरेशन है, मतलब लॉन्च के बाद ऑपरेटर को कंटिन्यूसली ड्रोन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। मिशन पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है और ड्रोन खुद अपनी नेविगेशन और टारगेट तक पहुंचने का काम करता है। इसके लिए GNSS नेविगेशन के साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी यूज किया गया है और अगर बैटलफील्ड में GPS सिग्नल जैम भी हो गया तब भी ड्रोन अपना मिशन कंटिन्यू कर पाएगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक विनाशक 60 का सर्कुलर एरर प्रोबेबल 15 मीटर से भी कम है, यानी ये टारगेट को काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ड्रोन का डिज़ाइन भी काफ़ी प्रैक्टिकल रखा गया है। इसका विंग स्पैन 2.6 मीटर है और टोटल वेट 60 kg से कम है। ये 5,500 मीटर की अल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकता है और माउंटेनियस एरिया में भी मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लॉन्च के लिए रनवे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे कैटापल्ट लॉन्चर या व्हीकल माउंटेड लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे डिप्लॉयमेंट काफ़ी फास्ट हो जाती है। अगली खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक BDL ने इंडोनेशिया की डिफेंस कंपनी रिपब्लिक कॉर्प के साथ एक MOU साइन किया है। अभी ये फाइनल डील नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशंस सक्सेसफुल रहती हैं तो इंडोनेशिया अस्त्र MK1 खरीदने वाला दुनिया का पहला फॉरेन कस्टमर बन सकता है। तो अस्त्र MK1 DRDO द्वारा डेवलप की गई इंडिया की पहली इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और अगर इसका एक्सपोर्ट होता है तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी की क्रेडिबिलिटी और भी स्ट्रांग हो सकती है। अब सवाल ये है कि इंडोनेशिया को अस्त्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल इंडोनेशियन एयरफोर्स अभी भी अपने Su-27 और Su-30 फाइटर जेट के साथ रशियन 877 BB RAM यूज़ करती है, लेकिन ये मिसाइल काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और उनके रिप्लेसमेंट की ज़रूरत महसूस होने लगी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडोनेशिया अस्त्र MK1 को
एवोल्यूट कर रहा है। और अस्त्र MK1 की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज लगभग 110 किलोमीटर बताई जाती है, जो इंडोनेशियन एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग R-77 मिसाइल से बेटर मानी जाती है। मिसाइल में एक्टिव रडार सीकर, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मिड कोर्स अपडेट्स और स्मोकलेस सॉलिड रॉकेट मोटर दिया गया है। इसी वजह से ये फाइटर जेट के अलावा ड्रोन, क्रूज मिसाइल और दूसरे एरियल टारगेट को भी ऑल वेदर कंडीशन में इंगेज कर सकती है। इस वक्त इंडोनेशियन एयरफोर्स के पास 5 SU-27 फाइटर और 11 SU-30 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल सर्विस में है। अगर अस्त्र मिसाइल इन प्लेटफॉर्म के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाती है तो इंडोनेशिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही रशियन मिसाइल सपोर्ट पर उसकी डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कम होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया शुरुआती फेज में लगभग 150 अस्त्र MK1 मिसाइल खरीदने पर भी विचार कर रहा है। सिर्फ मिसाइल सप्लाई ही नहीं बल्कि एग्रीमेंट के अंडर इंडोनेशिया में मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने की भी प्लानिंग पूरी है, ताकि फ्यूचर में मिसाइल सपोर्ट और सर्विसिंग लोकल लेवल पर हो सके। ये डिस्कशन PM मोदी के इंडोनेशिया विजिट के दौरान भी डिफेंस कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। हालांकि अभी नेगोशिएशन चल रही हैं और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में कुछ और राउंड ऑफ डिस्कशन लग सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो तेलंगाना बेस्ड स्टार्टअप द्वीप डिफेंस की इंडिजिनस उग्रम 7.62 51 mm बैटल राइफल ने इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन ट्रायल सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद ये राइफल CAPF के प्रोक्योरमेंट फेज में एंटर कर चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उग्रम राइफल को DRDO के ARDE और द्वीप डिफेंस ने मिलकर डेवलप किया था और रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे वेपन को डिजाइन और डेवलप करने में सिर्फ 100 दिन लगे थे। डिफेंस सेक्टर के हिसाब से ये काफ़ी इम्प्रेसिव टाइमलाइन मानी जाती है, लेकिन सिर्फ जल्दी बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। किसी भी मिलिट्री वेपन को इंडक्शन से पहले काफ़ी टफ टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उग्रम ने इंडियन नेवी के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ट्रायल भी सक्सेसफुली क्लियर किए हैं और इन ट्रायल में राफेल की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ड्यूरेबिलिटी और अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशन में परफॉर्मेंस को डिटेल में टेस्ट किया जाता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक राइफल को एक्सट्रीम हीट से लेकर कोल्ड वेदर तक कई एनवायरनमेंट में एवोल्यूट किया गया और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बोर्ड ट्रायल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुए, जिसके बाद ये CAPF के प्रोक्योरमेंट के लिए एलिजिबल हो गई है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।